हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया का वो कैसा था। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। करीबन 72% ऑफ द पॉपुलेशन अपनी लिविंग के लिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है इंडिया में। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ये जो सबसे ज़्यादा इकनॉमी जो हमारी इंडियन इकनॉमी थी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। तो इन्होंने उसी एग्रीकल्चर को स्टेगनेंट बना दिया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को ना के बराबर कर दिया, और दूसरा इसको क्या कर दिया था, बैकवर्ड कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो इंडियन इकनॉमी थी उसका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे होता गया और रुक सा गया था। सबसे पहला रीज़न था कि यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थी। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट आपने कितना प्रोड्यूस करा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब अगर एक लैंड है तो उसमें आप पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कितनी कैपेसिटी है, कितनी एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो, इज़ दी प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में जब इंडिपेंडेंस का पीरियड था उस टाइम पे प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम हुआ करती थी। और क्यों ये बहुत कम थी, सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज थे फार्मर्स के लिए, लैक ऑफ मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज विद द फार्मर्स के पास ढंग के रिसोर्सेज ही नहीं हुआ करते थे जिससे वो प्रोडक्शन कर सकें। सेकेंड चीज़, लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब भी फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स को ढंग से इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता था। इंसेंटिव्स का मतलब उन्हें ढंग से सैलरी पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो मोटिवेट तो हो, मोटिवेशन के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए ना तो उनके पास रिसोर्सेज हुआ करते थे और ना ही इंसेंटिव्स था, इसलिए प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। सेकेंड हमारे पास आता है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसी सिस्टम का दूसरा नाम है ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक सिस्टम चलाया गया ज़मींदारी सिस्टम, इस ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो टिलर ऑफ द सॉइल होते थे, टिलर ऑफ द सॉइल बोलो, पीसेंट्स बोलो या फार्मर बोलो, एक ही बात है, वो बंदे जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारे ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल यूजुअली कौन हुआ करते थे, ये जो मुगल सम्राट वगैरह थे उस टाइम पे, क्योंकि जो प्रोडक्शन करते थे उनकी लैंड नहीं हुआ करती थी, लैंड किसी और की प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स को दी जाती थी। तो टिलर ऑफ द सॉइल है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओनर ऑफ द सॉइल है जिनकी वो लैंड एक्चुअल में है, जो ओनर है लैंड। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस टाइम पे इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था इन तीनों के बीच में। किन तीनों के बीच में, टिलर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ द सॉइल और ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस सिस्टम को लेकर के कौन आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इस सिस्टम को लेकर के आई थी। तो इस सिस्टम में क्या होता था कि जो भी ओनर ऑफ द सॉइल है वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पैसा देंगे, और वो पैसा जो था फिक्स अमाउंट हुआ करता था। क्यों, क्योंकि लैंड रेवेन्यू, हाँ अगर लैंड है, जो लैंड के ओनर है उस तरीके से कुछ गवर्नमेंट को दिया करते थे पैसे, क्योंकि राज तो कौन कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। जब ओनर ऑफ द सॉइल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिया करते थे, इसके लिए वो पैसा कहाँ से लाते थे, टिलर ऑफ द सॉइल से। फार्मर्स को वो अपनी लैंड किस लिए देते थे, अपने फार्मर्स को वो लैंड देते थे कि आप हमारी लैंड में क्या करो, प्रोडक्शन करो, बदले में आप हमें पैसे दे देना, रेंट समझ के लैंड को यूज़ कर लो। तो लैंड रेवेन्यू चार्ज करते थे कौन, ओनर ऑफ द सॉइल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उनसे ओनर ऑफ द सॉइल से एक फिक्स अमाउंट लिया करती थी। तो इससे हुआ क्या, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। जमींदार अपनी लैंड यूज़ करने के लिए जब उनसे लैंड रेवेन्यू मांगते थे, तो लैंड रेवेन्यू वो कैसे मांगते थे, उन्हें कहते थे आप हमारी लैंड यूज़ करो क्योंकि ओनर तो हम हैं, बदले में हमें क्या देते रहना, जो भी तुम प्रोडक्शन करोगे वो हमें देते रहना। और ये जो रेट बढ़ाते थे वो हर साल रेट बढ़ा दिया करते थे कि अच्छा पहले अगर आप हमें 10 केजी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो दे रहे हो, तो अगले साल वो कहेंगे कि अब हमें 15 केजी दो। धीरे धीरे करके इन्होंने इतना ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज करने लग गए थे कि फार्मर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। इसे डीप अभी हम और आगे पढ़ेंगे।
तो जब ये सिस्टम आया कि आप हमें रेवेन्यू, हमारी लैंड यूज़ करो, हमें रेवेन्यू दो, और इसका इससे क्या होने लगा, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, क्योंकि फार्मर्स के पास पहले ही इतना पैसा नहीं होता था कि वो खुद के लिए क्या कर सकें, रोटी कपड़ा मकान ले सकें। ऊपर से जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन करने में से आधे से ज़्यादा उन्हें किसे देना पड़ता है, ओनर ऑफ द सॉइल को, क्योंकि लैंड तो उनकी है। तो जो फार्मिंग था उससे क्या, जो मेन एक सोर्स था हमारे पास, वो बैकवर्डनेस में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे पास आता है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने कमर्शलाइज, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करना यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है। पहले जो लोग थे वो कल्टीवेशन क्यों करते थे, प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो जो भी प्रोड्यूस करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के काम आता था। इसके लिए की पॉइंट्स आता है सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, वो करा करते थे पहले, सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इस सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, कमर्शलाइज कर दिया गया। कमर्शलाइज कर दिया गया इसका मतलब पहले आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे, अब आपको फोर्स करा गया कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी अनाज आप उगा रहे हो, उसे आप खुद की कंजम्पशन के लिए यूज़ मत करो, बल्कि उसे मार्केट में जाके बेचो। तो ये करवाया गया। और ये कैसे करवाया गया, फार्मर्स को क्यों फोर्स करा जाता था, फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू कोप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ती थी किन चीज़ों की, उस टाइम पे एक चीज़ हुआ करती थी, इंडिगो हुआ करती थी। तो फार्मर ने क्या शुरू कर दिया था, फार्मर को बोला गया था, फार्मर्स को जो है वो फोर्स करा गया था कि आपको इंडिगो उगानी है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए मत करो। इंडिगो का मतलब होता है कि एक नील, इंडिगो का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक नील, जिसे हम टेक्सटाइल यानी कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, डाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे लिए इंडिगो उगाओ। क्यों, क्योंकि इंडिगो की ज़रूरत किसको है, ब्रिटिश इंडस्ट्री को ही है। फार्मर्स को फोर्स करा गया कि अब आप एडवांस पेमेंट ले लो, हमारे लिए आप इंडिगो उगाओ और उस इंडिगो के बदले आप एडवांस पेमेंट ले लो। ये तो अच्छी बात हो गई, बट होता ये था कि एडवांस पेमेंट तो ले ली, लेकिन एग्रीकल्चर इंडिगो उगेगी तो तब जब ढंग से नेचुरल क्लाइमेट सही रहेगा। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो किस पे डिपेंड करते थे, वो तो नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हमें नहीं पता कि अगर आपने हमें इतनी प्रोडक्शन करने को बोला है तो क्या वो 100% गारंटी हम नहीं दे सकते आपको कि उतनी प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी। तो तब ऐसा हो जाता था कि अगर प्रोडक्शन ना हो पाई तो फार्मर्स जो है वो और ज़्यादा डेट में डूब जाते थे। क्यों, क्योंकि एडवांस पेमेंट तो वो ले चुके हैं और एडवांस पेमेंट को उन्होंने यूज़ भी कर दिया। और जब इंडिगो उगाने का टाइम आया तो ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट जो है वो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए क्या करा गया था, फार्मर वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप का मतलब इंडिगो, जिसको आप बाहर बेचने के लिए उगा रहे थे। स्विच फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप रेज्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर विच लीड टू द परपेचुअल इंडेटनेस। अगर ऐसा बार बार चलता रहा, अब पहले हमें एडवांस पेमेंट देते गए, एडवांस पेमेंट के बदले इंडिगो उगाओ, बट इंडिगो डिपेंड करता है नेचुरल क्लाइमेट पे, और अगर इंडिगो नहीं उगा तो फार्मर्स जो थे वो और ज़्यादा डेट में डूबते जाते थे, क्योंकि एडवांस पेमेंट का उन्होंने पहले ही यूज़ कर दिया। ऐसा करके उन्होंने क्या कर दिया था, हमारी जो इकोनॉमी थी उसे पीछे कर दिया था, क्योंकि हमें कमर्शलाइज करवाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। तो जो भी मुग़ल या ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनके पास क्या हुआ करता था, ये क्या है, जो मुग़ल हैं ये तो लैंड के ओनर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी बहुत पैसा है। इन जिन लोगों के पास पैसा था वही लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। मुगल यानी ओनर ऑफ द सॉइल और ब्रिटिश गवर्नमेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोग नहीं चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़े। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जब ये आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो अच्छा नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर वॉज हेविली डिपेंड ऑन द रेनफॉल, देयरफॉर कंटिन्यू टू बी अनसर्टेन। अगर हमारे पास अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि देखो बारिश होगी, क्रॉप हो गई तो अच्छी बात, नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते।
तो परमानेंट मीन्स ऑफ अ इरिगेशन वॉज नॉट अवेलेबल। कैसे इरिगेशन करे, सारी चीज़ें किससे करनी पड़ती थी, लेबर को खुद करनी पड़ती थी। फार्मर्स खुद ही सारी कल्टीवेशन से लेकर इरिगेशन से लेकर सारी चीज़ करा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं हुआ करते थे कि वो रिसोर्सेज का यूज़ करके अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके। क्योंकि उन फार्मर्स के पास एक तो खुद के लिए पैसा नहीं है, तो फार्मर एग्रीकल्चर में क्या लगाएंगे। और जिनके पास पैसा है यानी ओनर ऑफ द लैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिनके पास पैसा है वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए जो था इन्वेस्टमेंट जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो धीरे धीरे करके क्या होती गई है, कम होती गई। गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन, गल्फ का मतलब होता है गैप। तो जो भी फार्मर्स थे और ओनर ऑफ द सॉइल थे, इन दोनों के बीच में जो था गैप हुआ करता था। कैसे गैप हुआ करता था, ये दोनों या तो जो ओनर ऑफ द सॉइल है वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओनर ऑफ द सॉइल थे, जो मुगल सन थे, ओनर शेयर द आउटपुट बट सेल्डम शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जब उन्होंने, जो लैंड के ओनर हुआ करते थे, वो फार्मर्स को लैंड दे तो देते थे, क्यों? ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। तो प्रोडक्शन करके सारा आउटपुट तो कौन ले लेगा? वापस से ओनर ले लेंगे, क्योंकि लैंड तो उनकी है। दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रेंटल इनकम। हर साल वो बार बार अपना रेंटल इनकम बढ़ा देते थे। क्यों? जितना भी उन्हें बदले में पैसे तो मिलते नहीं थे, बदले में पैसे नहीं, उस टाइम पे क्या होता था, अनाज ही जो भी वो उगा रहे बदले में रेंट के रूप में वही ले लेते थे। तो एक तो वो ऊपर से रेंट बढ़ाए जा रहे हैं हर साल ओनर, तो हर साल अगर वो रेंट बढ़ा रहे हैं तो वो हर साल अमीर तो होते ही जाएंगे। प्लस जो भी खर्चा आ रहा है उस खर्चे को वो कोई भी क्या नहीं करते थे, कोई भी उस खर्चे को बेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं था। खर्चा करो तो फार्मर करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ओनर ऑफ द सॉइल उठाएगा। तो जो टिलर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे वर मेयरली गिवन इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस। उनको बहुत ही कम सब्सिस्टेंस के लिए मिलता था, बहुत ही कम सब्सिस्टेंस के लिए मिलता था। इसका मतलब उन्हें बहुत कम सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिल पाता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किसे देना पड़ता था? मुगल्स को देना पड़ता था, ओनर ऑफ द सॉइल को देना पड़ता था। दे डिड नॉट हैव अ रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट वाइल द ओनर हैड नो इंटरेस्ट। जो फार्मर्स थे उनके पास खुद के लिए, एक तो खुद कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं है, वो एग्रीकल्चर को क्या ही अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, जो ओनर ऑफ द सॉइल है उनको सिर्फ किससे मतलब है कि हाँ बस उन्हें पैसा मिलता रहे, उन्हें पैसा मिलता रहे, बल्कि वो कोई भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो और गरीब होते गए और जो ओनर ऑफ द सॉइल थे वो और ज़्यादा अमीर होते गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब होता है कि जो लैंड होल्डिंग हुआ करती थी वो छोटे छोटे पीसेस में हुआ करती थी। इसका मतलब थोड़ी सी लैंड आज हमारे पास हो सकता है, थोड़ी सी लैंड एक के पास इधर है और एक लैंड का टुकड़ा इधर है। तो जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत स्मॉल और फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब भी होता है बहुत छोटे छोटे पीसेस में हुआ करती थी। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ दी लैंड होल्डिंग थी पर अनइकोनॉमिक, इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं हो पाता था। देखो छोटे छोटे, अगर किसी बंदे के पास एक ये लैंड है, एक ये लैंड है, तो वो इसमें प्रोडक्शन करेगा, इसमें प्रोडक्शन करेगा, उसका खर्चा ज़्यादा बैठेगा। बल्कि अगर किसी के पास खूब इतनी सारी लैंड एक ही जगह पे हो तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा और उसके पास कम खर्चे में ही ज़्यादा वो आउटपुट बना लेगा। तो लोगों के पास जो लैंड हुआ करती थी वो अलग अलग जगह में हुआ करती थी, जिससे कि प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता था, अनइकोनॉमिक हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब अभी हमने पढ़ा। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी फार्मिंग इज अ फॉर्म विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। खुद के लिए प्रोडक्शन करना इज द सेल्फ कंजम्पशन, और सेल्फ कंजम्पशन का ही दूसरा नाम क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग है। अगर सेल्फ कंजम्पशन होगा, देयर इज अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट। फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो फार्मर्स के पास एक तो वैसे ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए बहुत कम आउटपुट बचता था। अगर उनके पास खुद के लिए इतना कम आउटपुट है तो वो मार्केट में क्या ही बेचेंगे। जब उनके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं होता था तो कमर्शियल आउटपुट की क्या होने लगी? कमी होने लगी। मतलब उनके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं होता था, और जब मार्केट में बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो पॉवर्टी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। मतलब वो कुछ कमा नहीं रहे थे,
उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो बस उनकी लैंड में काम कर रहे थे और बदले में अपने लिए जो उस टाइम पर थोड़ी सी नीड है, बेसिक सी नीड, वो भी ढंग से पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये सारे हमारे क्या थे, फीचर्स से इंडियन एग्रीकल्चर के जब इंडिपेंडेंस का टाइम हुआ। एक बार वापस से देखते हैं क्या क्या था। बहुत कम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी क्योंकि रिसोर्सेज ढंग के नहीं थे। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट आया, मतलब ज़मींदार सिस्टम आया, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा फंसते गए। फोर्स कमर्शलाइजेशन करवाया गया एग्रीकल्चर का, कि हमें ज़बरदस्ती बोला गया कि नहीं आप मार्केट में बेचो, मार्केट में बेचो, अपने लिए यूज़ मत करो, इंडिगो बनाओ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके, और बल्कि जो ओनर्स थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे। दोनों के बीच का गैप जो था, ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल, गैप जो है वो बढ़ता गया। ओनर ऑफ द सॉइल और रिच होते गए क्योंकि वो हर साल अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे थे, और टिलर ऑफ द सॉइल और गरीब होते गए क्योंकि वो बेचारे फंसते जा रहे थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे जिससे कि एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता था। और एक लास्ट था सब्सिस्टेंस आउटलुक। एक तो पहले ही कंजम्पशन के लिए, पहले ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर्स के पास इतना कम हुआ करता था लैंड, इतनी कम प्रोडक्शन हुआ करती थी कि वो मार्केट में क्या ही बेचेंगे। इनमें से ये जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं, यानी लो प्रोडक्शन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग और सब्सिस्टेंस आउटलुक, इनकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड होता गया, और बाकी सारे पॉइंट्स की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट हो गया, मतलब रुक सा गया है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।